नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली कड़ी में हम फंडामेंटल राइट के विभिन्न अनुच्छेदों को व्याख्या करते हुए आज आर्टिकल 21 तक पहुँचे हैं। इसके पहले आर्टिकल 90 स्वतंत्रता का अधिकार हम समाप्त कर चुके हैं और उसमें मीडिया का क्या रोल है, आर्टिकल 90 किन स्वतंत्रता किन आयाम में दी गई है, वो सब एक व्याख्या हम दे चुके हैं आपको एक विस्तृत लेक्चर में। आज उसके आगे की कड़ी में हम देखेंगे आर्टिकल 21, जिसे फंडामेंटल राइट का एक मूल आर्टिकल कहा जाता है। यह ऐसा अनुच्छेद है जिसने समय समय पर फंडामेंटल राइट की व्याख्या को परिवर्तित किया है, संविधान की व्याख्या को प्रभावित किया है। समय समय पे ऐसे राइट्स मिले हैं आम नागरिक को जिसका मूल स्रोत आर्टिकल 21 है। अगर कहा जाए कि सभी अधिकारों को समाप्त करके आर्टिकल 21 अगर बचा रह जाए तो यह सभी अधिकारों को समेकित कर सकता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 20 और 21 फंडामेंटल राइट के स्वतंत्रता के अधिकार का। यह नेक्स्ट कड़ी है। इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 20। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों आपसे कि यह क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है, पर प्रत्येक आर्टिकल में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार आप अगर कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को सुन लीजिए और एक बार कंटेंट देख लेंगे तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में वो चाहे मेंस का डिबेट हो, चाहे प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में जो संविधान की भाषा में लिखा गया है, कहा गया है कि अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, यह मूल बात लिखी गई है। कैसे संरक्षण मिलेगा अपराधी ठहराए जाने पर? करा कि भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। आर्टिकल 20 के क्लास 1 में भूतलक्षी विधायन की मनाही मतलब भूतलक्षी विधायन का तात्पर्य यह है कि यह अतीत कालीन प्रभाव से कोई विधि किसी अपराध के लिए लागू न हो। जैसे कि आज किसी ने कोई अपराध किया, उसके लिए यह प्रावधान है कि उस अपराध के लिए 6 महीने का कारावास है, लेकिन हो सकता है कि कोई विधि इसके बाद बनाई गई हो या पहले बनाई जाए तो वह इस पर लागू नहीं होगी। अपराध करते समय जो विधि के अंतर्गत वह अपराध किया हो वही विधि लागू होगी। अतीत कालीन से कोई विधि अपराध के समय लागू नहीं होगी कि भविष्य में भी आगे चलकर अगर कोई विधि बना दी जाएगी और कह दिया जाए कि आप इसके बाद जो बनी थी विधि उसको लागू किया जाए, या आज अपराध किए हैं तो इसके पहले कोई और विधि रही हो जो उसको लागू किया जाए, तो ऐसा नहीं है। जो प्रावधान वर्तमान में अपराध करते समय रहेगा विधियां, उन्हीं के अनुसार आपको सजा मिलेगी किसी भी नागरिक को। कह रहा है भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है, अर्थात अपराध घटित होने के समय जो प्रयुक्त विधि रहेगी उसी के अनुसार दंड दिया जा सकता है, ना कि भूतलक्षी विधायन लागू हुआ। दूसरा कह रहा है कि दीवानी कानून का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। दीवानी प्रभाव का भूतलक्षी अर्थात कि जैसे टैक्सेशन, अगर करारोपण लागू हुआ तो उसको भूतलक्षी अर्थात वो 6 महीने पहले से लागू किया जा सकता है। 6 महीने, 1 साल, जितने भी सरकार के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो भी नियम लागू किए जाएंगे उसको अतीत काल से लागू किया जा सकता है। इस विधि को 6 महीने पहले से लागू किया जाएगा या 1 साल पहले से लागू किया जाएगा, लेकिन अपराध के समय कोई भी ऐसी विधि लागू नहीं की जाएगी कि कहा जाएगा कि इसको आज से 1 साल पहले से लागू किया जाता है। ऐसा नहीं है। जो विधि वर्तमान में प्रवृत्ति में रहेगी, चलायमान रहेगी, वही अपराध के समय लागू होगी। एक अपवाद है कि टैक्सेशन में दीवानी कानून का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। यह उदाहरण, अपराध के मामले में भूतलक्षी विधायन की संविधान मनाही करता है। आर्टिकल 20 के क्लास 2 में कहा गया है कि दोहरे दंड की मनाही करता है न्यायिक कार्यवाही हेतु। दोहरे दंड की मतलब कि अगर आप कोई अपराध किए हैं तो उसके लिए एक ही दंड दिया जा सकता है, उसके लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता कि एक दंड यह भी है आपके लिए 14 साल का ये कारावास है, इसके बाद फिर कोई और एक कारावास। ऐसा नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंटल दोहरी कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि आर्मी का कोई व्यक्ति हो जो अगर वह कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक, कोई अपराध करता है तो विभागीय
दंड उसको देगा। पहली बात तो जो डिफेंस का होगा, आर्मी का रूल होगा, उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। फिर उसको न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाएगा। उसके लिए दोहरे दंड का प्रावधान है, लेकिन आम नागरिक के लिए दोहरे दंड की कार्यवाही की मनाही करता है सर्वोच्च न्यायालय, या हमारा संविधान जो है मनाही करता है। मूलतः संविधान के द्वारा यह प्रदत्त अधिकार है। तो दोहरे दंड की मनाही करता है न्यायिक कार्यवाही हेतु। प्रशासनिक या विभागीय दंड दिया जा सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति आर्मी का व्यक्ति है, सैनिक है, वह जो भी आर्मी का रूल कानून होगा उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। फिर उसके बाद न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो उसके लिए दोहरे दंड का प्रावधान किया गया है। विभागीय और प्रशासनिक विभाग में दोहरे दंड का प्रावधान है। आम नागरिक के लिए दोहरे दंड की मनाही करता है संविधान। आर्टिकल 20 के क्लास 3 में करा है, आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। आत्म अभिशंसन मतलब कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आत्म अभिशंसन का जो तात्पर्य है वह यही है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ब्रेन मैपिंग किसी का नहीं किया जा सकता है बिना उसकी सहमति के। नार्को टेस्ट एक होता है, वह भी नहीं किया जा सकता है बिना नागरिक के सहमति से। हाँ, अपराध अनुसंधान के लिए ऐसा आवश्यक है। जैसे आप कोई नागरिक कोई अपराध किया है तो उससे उसका हस्ताक्षर लिया जा सकता है कि आप सिग्नेचर करके दीजिए, यह किया जा सकता है। आत्म अभिशंसन की मनाही अपराध के मामले में नहीं किया जा सकता है। आत्म अभिशंसन का तात्पर्य है कि अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है ये हमें आम नागरिकों के लिए। लेकिन अनुसंधान की दृष्टि से जैसे हस्ताक्षर आदि का नमूना लिया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। यह आर्टिकल 20 है और इसमें से क्वेश्चन बहुत नहीं आता है कभी। ये आपके जनरल व्यू को जानने के लिए जरूरी है कि आप इसके लिए इतना मालूम रहे आपको कि कभी रियल लाइफ में जरूरत पड़े तो इसका आप उपयोग कर सकें। आइए आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का शुरू करते हैं। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एक तरीके से यह कह सकते हैं हम। और इसमें कहा गया है जो संविधान की भाषा में कि भारत में किसी भी व्यक्ति मतलब आप एक कीवर्ड को समझने की कोशिश करिए कि अगर वह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति मतलब नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त अधिकार है, सभी व्यक्तियों के लिए भारत में किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये संविधान की भाषा में जो भी लिखा गया है उसका ये सरल तरीके से लिखा गया है यहाँ कि भारत में किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आइए अब देखते हैं कि प्राण और दैहिक का तात्पर्य यहाँ क्या है और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है। प्राण का मतलब है कि जीवन का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, ना कि पशुवत जीवन जीना कहते हैं। भौतिक अस्तित्व के लिए जीना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण और मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना ही जीवन का अधिकार कहलाता है। यह बात कर रहा है। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इसका तात्पर्य है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 3 डायमेंशन 3 आयाम है। शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक स्वनिर्धारण और चयन की स्वतंत्रता। शारीरिक अखंडता मतलब कि अपनी शरीर का, अपनी बॉडी का खुद का मालिक होना। सूचनात्मक स्वनिर्धारण मतलब कि हमारे बारे में जो भी सूचनाएं हैं वह हम निर्धारण करेंगे कि यह किसके पास जानी चाहिए और किसके पास नहीं जानी चाहिए। जैसे आधार कार्ड जब शुरू में आया था तो इसी मुद्दे को लेकर उस पर कोर्ट में केस किया गया था कि यह हमारी राइट टू प्राइवेसी को डिफेक्ट कर रहा है। तो उसी बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया सरकार को कि जिन भी संस्थाओं के द्वारा बायोमेट्रिक का परिचालन किया जाए वह किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह अपने बायोमेट्रिक तथ्य नमूने को दे। जरूरत पड़ने, बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत पड़ने पर ही इसको दिया जा सकता है। और जो संस्थाएं होनी चाहिए वह सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जिससे कि किसी के बारे में जो सूचना का स्वनिर्धारण है वह डिफेक्ट न हो, वह प्रभावित न हो। यह स्वनिर्धारण की बात करता है। और चयन की स्वतंत्रता क्वेश्चन में आता है, आज कई बार आया हुआ है यूपी विशेष के क्वेश्चन में कि चयन की स्वतंत्रता किस अधिकार का भाग है। वह आर्टिकल 21 का भाग है। चयन की स्वतंत्रता
आप अपने जीवन के लिए स्वयं चयन कर सकते हैं। जैसे किसी भी पसंदीदा महिला के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। विवाह करने के लिए चयन की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 यह अधिकार देता है। पिछली बार के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में यह बात पूछी गई है कि वैवाहिक मामले में चयन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है। आर्टिकल 21 चयन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत है ये। और प्राण का मतलब जीवन का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ना कि पशुवत जीवन और भौतिक अस्तित्व के लिए नहीं जीना, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जीवन का अधिकार इसमें मिला है। आइए देखते हैं कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा निर्मित विधि के अधीन पालन की जाने वाली प्रक्रिया, अर्थात विधायिका के द्वारा निर्मित, जो संसद या विधायिका के द्वारा निर्मित विधि है उसके अधीन पालन की जाने वाली प्रक्रिया के द्वारा ही किसी के व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी और विधि के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता है। जो विधायिका के द्वारा प्रयुक्त विधियां हैं, बनाई गई विधियां हैं, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि अधीन पालन की जाने वाली प्रक्रिया कह रहा है। प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस के साथ उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संसद के द्वारा बनाई गई विधायिका के द्वारा। आइए इसके मामले के बारे में हम देखते हैं। कुछ न्यायिक निर्णय के द्वारा ही इसे डिफाइन किया जाएगा। आर्टिकल 21 सर्वप्रथम निर्णय आया A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 में। A.K. गोपालन को निवारक निरोध कानून के तहत, एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, मद्रास हाई कोर्ट में गए और पूछे कि क्या यह जीवन के अधिकार के अंतर्गत हमारा जीवन का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। राइट टू लाइफ, डिग्निटी के साथ जीना है। तो यह उन्होंने पूछा मद्रास हाई कोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जीवन के अधिकार की एक सीमित व्याख्या किया कोर्ट ने। बोला कि जीवन के अधिकार सिर्फ जीवित रहना है, ना कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। यह वह उसके अंतर्गत जो है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाना, वह जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर अगला आता है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामला 1978। यह ऐसा मील का पत्थर यह साबित हुआ, यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। इसमें मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था और जबरदस्ती रख लिया गया था, तो उसी में जब्त कर लिया गया था। तो मेनका गांधी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, यहाँ एक जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन के लिए जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है। अर्थात भौतिक अस्तित्व के लिए ना जीना, पशुवत जीवन न जीना, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है। यह आर्टिकल 21 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना, भौतिक अस्तित्व के लिए जीवित रहना नहीं है, बल्कि पशुवत जीवन जीना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ परिपूर्ण जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है। इसमें डिसीजन दिया। अतः जीवन के अधिकार के अंतर्गत वे सारे अधिकार शामिल हैं जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी एवं आवश्यक है। यह ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन था जिसने आने वाले समय में, आज भी, आगे भविष्य में भी ऐसे डिसीजन सुनाते रहेंगे, हमें सुनाया जाता रहेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें विभिन्न अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। इसमें कहा गया कि अतः अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनेक अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया। जैसे शिक्षा का अधिकार 19 कृष्णनवाद में दिया गया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार MC मेहतावाद में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार, पिछले 2023 में यह प्रश्न आया था पीसीएस में कि निजता का अधिकार किस वाद में शामिल है। के पुट्टास्वामीवाद में। किसमें? के पुट्टास्वामीवाद में। चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार परमानंद कटारावाद में दिया गया था। चिकित्सीय सहायता मतलब आप चिकित्सीय सहायता पाने के लिए अथराइज्ड हैं, यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता मिल सके। यह फंडामेंटल राइट का पार्ट है।
कार्यस्थल पर यौन हिंसा के विरुद्ध अधिकार दिया गया। दरअसल कार्यस्थल पर यौन हिंसा के विरुद्ध का तात्पर्य यहाँ है कि जो महिलाओं के द्वारा कार्यस्थल पर जो उनका उत्पीड़न होता था, यौन शोषण होता था, उन सब मामलों में यह अधिकार दिया गया कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा के विरुद्ध एक अधिकार प्राप्त किया, फंडामेंटल राइट, विशाखा बनाम राजस्थानवाद में दिया गया। निद्रा का अधिकार रामलीलावाद में दिया गया था। निद्रा का अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसा अधिकार मिला है हमें संविधान में। लेकिन व्यवहार में देखेंगे आप, व्यवहारिक तौर पे तो पुलिस के द्वारा रात में भोर में जब मन होता है तब रेड डाल के पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक सजग नागरिक हैं तो आपको यह बता सकते हैं आप कि रामलीलावाद में निद्रा का अधिकार दिया गया है। बाबा रामदेव को जब अन्ना हजारे के साथ वह हड़ताल कर रहे थे तो उसी समय उनको रात में गिरफ्तार किया गया था। तो यह मामला डिस्टर्ब हुआ था तो उनकी नींद, तो वह उस समय रातों रात भाग गए थे, आप देखे थे न्यूज में दिखाई दिया था। तो वह सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निद्रा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, यह अधिकार रामलीलावाद में दिया गया। कुछ और अधिकार रहे, जैसे आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार चमेलीवाद में दिया गया था। शीघ्र सुनवाई का अधिकार हुसैन खातूनवाद में दिया गया, अर्थात किसी भी मामले को जुडिशरी में जा गया है तो उसमें शीघ्र सुनवाई हो, इसका फंडामेंटल राइट यह अधिकार है हमारा, इसको हुसैन खातूनवाद में दिया गया था। ट्रांसजेंडर की पहचान का अधिकार नालसावाद में दिया गया। गरिमामय परिस्थिति में मरने का अधिकार कामन काजवाद में दिया गया अधिकार कि कोई भी व्यक्ति गरिमामय परिस्थिति में मरे, ना कि उसको कहीं भी पड़ा रह जाए, जो लाश है या जो भी डेथ बॉडी है उसको पता चला कुत्ता नोच रहा है या कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय के साथ मरने का अधिकार है। यह किस आर्टिकल में दिया गया? कामन काजवाद में दिया गया है। ऐसे ही विभिन्न अधिकार आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते रहेंगे। यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, फिर से बता देंगे। जहां जो भी संशय रहेगा कमेंट के माध्यम से आप हमको बताते रहिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसके बाद हम एक बार इस पे चर्चा करेंगे कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, क्या आत्महत्या करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है, क्या भारत में यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। इन सब बातों पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे आपको। इसीलिए हम आपसे बार बार यह कह रहे हैं कि कंटेंट छोटा ही मिले, लेकिन जो मिले आपको प्रॉपर नोट्स के साथ और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपके अंदर। हमारा यही उद्देश्य है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने का। आर्टिकल 20 में हम आपको बताएं कि अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने पर संविधान उसको संरक्षण देता है कि उसको जो दंड दिया जाएगा वो भूत लक्ष्य विधायन की मनाही करता है। अपराध घटित होने के समय प्रयुक्त विधि के अनुसार ही दंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दीवानी कानून का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, अर्थात जैसे आज कोई कानून बना तो उसको 6 महीने पहले से लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर आपराधिक मामले में है तो अपराध घटित होने के समय जो विधि रहे उसी को उसी दिन से वह लागू किया जाएगा, ना कि अतीत काल से उसके पिछले भूत काल से लागू किया जाएगा। यह दोहरे इसकी मनाही करता है। अपराध के मामले में दोहरे दंड की मनाही होती है, संविधान करता है दोहरे दंड की मनाही करता है न्यायिक कार्रवाई हेतु। जो जुडिशियरी के एक्टिविटी है, कार्रवाई एक्शन है, उसमें मनाही करता है। प्रशासनिक और विभागीय मामलों में दोहरा दंड दिया जा सकता है। हमने आपको इसका एक उदाहरण बताया कि कोई व्यक्ति अर्मी में है, कोई ऐसी गलतियां होती हैं तो विभाग के द्वारा भी उसको दंड दिया जाएगा, फिर जुडिशियरी के द्वारा भी उसको दंड दिया जाएगा। उसके लिए यह लागू नहीं होता है, यह अपवाद है। आत्मविशंसन की मनाही करता है। आत्मविशंसन का तात्पर्य है कि अपने ही विरुद्ध किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट जैसे आजकल अगर किसी भी नागरिक का करना है तो उसकी आम सहमति से करना है, ना कि उसकी सहमति के बिना। अगर आप सहमति के बिना करता है कोई ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट तो वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए जैसे हस्ताक्षर का नमूना हुआ इत्यादि के लिए यह लागू किया जा सकता है।
आर्टिकल 21 भारत में किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधायिका के द्वारा निर्मित विधि के अधीन पालन की जाने वाली प्रक्रिया। ठीक। और प्राण का तात्पर्य यहाँ है जीवन का अधिकार, गरिमा पूर्ण जीवन जीना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का 3 आयाम है, शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक स्वनिर्धारण और चयन की स्वतंत्रता। चयन की स्वतंत्रता में आप अपने मन पसंदीदा व्यक्ति के महिला के साथ वैवाहिक संबंध कोई स्त्री या पुरुष कर सकता है। बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने पसंद के नागरिक से शादी करने की स्वतंत्रता या विवाह करने की स्वतंत्रता किस अधिकार में शामिल है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जीवन का अधिकार किसमें है, उसके अंदर जाके उप क्लास में जो बातें कही गई हैं उसके जो मेन थीम है उसमें यह बातें पूछी गई हैं और पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में भी। उसके बाद कुछ न्यायालय के निर्णय थे। एक गोपालनवाद में कहा गया कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहना है, आर्टिकल 21 की बहुत सीमित व्याख्या की गई। फिर मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामले में जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा गया कि जीवन का अधिकार सिर्फ भौतिक अस्तित्व के लिए जीना नहीं, पशुवत जीवन जीना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है। और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने भी अधिकार की जरूरत है वह सभी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। उसी की तरह इसी को बेस बनाते हुए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिकार दिए गए जो फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं। शिक्षा का अधिकार उन्नी कृष्णनवाद में, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एनसी मेहतावाद में, निजता का अधिकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2023 में पूछा गया था कि किस वाद में आया है, के पुट्टास्वामीवाद। चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार परमानंद कटारावाद, कार्यस्थल पर यौन हिंसा के विरुद्ध अधिकार विशाखा बनाम राजस्थानवाद, निद्रा का अधिकार रामलीलावाद में है और आश्रय का अधिकार चमेलीवाद में है। शीघ्र सुनवाई का अधिकार हुसैन खातूनवाद में है। ट्रांसजेंडर की पहचान का अधिकार नालसावाद में है और गरिमामय परिस्थिति में मरने का अधिकार कामन काजवाद में है। क्या आज का इतना एक आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया आपसे। आगे हम आपको 2-3 डेफिनेशन इसमें बताएंगे, जैसे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीवर करेंगे। यहाँ जगह नहीं है, हम बता भी देंगे तो आप एक नोट्स नहीं बना पाएंगे उसका, इसलिए यहाँ हमने लिखा नहीं उसको। और क्या भारत में यूथेनेसिया वैलिड है संविधान के द्वारा कि नहीं, अर्थात इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु भारत में वैध है कि नहीं, अगर वैध है तो किस तरीके है, क्या जीवन के अधिकार में आत्महत्या का अधिकार भी शामिल है कि नहीं, यह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर यह कंटेंट हमारा एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको समझ में आता हो, और एक बात और कि कोई भी कंटेंट कितना सही है इसका एनालिसिस करने के लिए आप एक बार यहाँ से पढ़कर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अगर वहाँ से आप कर पा रहे हैं तो आप निश्चित रहिए कि यह आपके लिए ओरिएंटेड कंटेंट है। हमारा प्रयास रहेगा एक बेहतरीन कंटेंट दिया जाए आपको, जो कि अगर आप कोचिंग करते हैं कहीं तो यही लाखों 50,000 में बात होती है ऐसे ही कंटेंट देने के लिए। इसलिए अगर सही लगे हमारा कंटेंट तो हमें सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जैसे कि हमें एनर्जी मिलती रहे, हम आप तक इसी एनर्जी के साथ पहुंचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।